पिछले 24 घंटे में देश में 3,29,942 केस आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,876 मरीजों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना के नए मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आने की शुरुआती रुझान दिखने लगे हैं, जो संकेत है कि महामारी की दूसरी घातक लहर धीरे धीरे मंद पड़ रही है। लॉकडाउन का महाराष्ट्र में फायदा भी मिला है, खासकर मुंबई और पुणे में। इन दोनों शहरों में कोरोना के मामलों में लॉकडाउन के चलते गिरावट देखने को मिली है। फिर भी देश में सबसे ज्यादा केस भी इसी राज्यों से सामने आ रहे हैं। मुंबई और पुणे में कोरोना की रोकथाम बेहतर ढंग से किए जाने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तारीफ की। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन दोनों शहरों में किए गए उपायों से न सिर्फ केस पे कमी आई है, बल्कि पॉजिटिविटी रेट पे भी काफी कमी देखी गई। महाराष्ट्र में 15 मई को खत्म हो रहा लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। हालात को देखते हुए लग रहा है कि लॉकडाउन मई महीने में आखिर तक बढ़ा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि टीकाकरण में पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें टीके की पहली डोज लग चुकी है और जिनका दूसरा टीका लगने की डेट नजदीक आ चुकी है। केंद्र ने राज्यों से टीके का 100% इसके लिए सुरक्षित रखने को कहा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। अपनी छवि चमकाने के लिए देश के नौजवानों को मरता छोड़ केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान को किया वैक्सीन का निर्यात। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच केजरीवाल ने केंद्र को सुझाया नया फॉर्मूला। कहा, कई कंपनियों को दिया जाए वैक्सीन का फॉर्मूला ताकि युद्ध स्तर पर हो वैक्सीन का उत्पादन। वैक्सीन की कमी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने अब 45 साल के ऊपर के लोगों की दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन सुरक्षित रखने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक दूसरी खुराक नहीं मिल सकी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन में सहयोग नहीं कर रही। सिंहदेव ने कहा, भारत बायोटेक तो सहयोग भी करती है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट पहले पैसा मांगती है, उनका सहयोग सही से नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना के आंकड़ों को लेकर जहां कई राज्यों पर टेस्टिंग कम कराने के आरोप लग रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां टेस्ट कम हो रहे हैं, इसीलिए आंकड़े भी कम आ रहे हैं। यूपी में पहली मई को 2,66,619 टेस्ट हुए, जबकि 10 मई को यही आंकड़ा घटकर 2,15,000 के करीब हो गया। लेकिन यूपी सरकार का दावा है कि वो टेस्टिंग बढ़ा रही है। गांवों में कोरोना केस बढ़ने की खबर आने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की मदद से घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। दावा है कि मेडिकल टीमों ने 97,941 गांव में टेस्टिंग की। इस काम में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी उसका साथ दिया। WHO ने यूपी के काम की तारीफ भी की है। सरकार के दावे पर कानपुर के मंदना इलाके के रामनगर गांव के लोगों का कहना है कि टीम एक बार आई थी। 5,000 की आबादी वाले गांव में महज 20 लोगों की टेस्टिंग करके खानापूर्ति की गई। यूपी के सोनभद्र जिले में डूमरडीहा गांव में करीब दर्जन भर लोग कोरोना संक्रमित हैं। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन यहां ना कोई जांच के लिए पहुंचा है, ना कोई इलाज के लिए। पड़ोस के खजरी गांव में 6 लोग कोरोना महामारी से मर चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है यहां भी कोई मॉनिटरिंग के लिए नहीं आया है। यूपी में कोरोना को लेकर हो रही अव्यवस्थाओं से योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं में असंतोष बढ़ गया है। पार्टी के दर्जन भर सांसद और विधायक खुलकर सामने आ चुके हैं। एक तरफ कोरोना पर हुए काम को लेकर योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक काम की पोल खोल रहे हैं। मेरठ से बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी ने तो खुलेआम आरोप लगा दिया है कि अस्पताल और डॉक्टर उनकी नहीं सुनते। कोरोना से मचे हाहाकार का जायजा लेने 8 मई को योगी बरेली पहुंचे थे। मीटिंग में 5 बीजेपी सांसदों और विधायकों ने सरकार के इंतजामों की हवा निकाल दी। शुरुआत मोदी सरकार में मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार ने की, तो एक-एक कर सारे विधायक सांसदों ने इंतजामियों की लाइन लगा दी। अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक
विनेश कालरा का निधन हो गया है। मज़ार शरीफ में भारत के काउंसिल जनरल के तौर पर तैनात कालरा कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद बीते कुछ दिनों के लिए काबुल के अस्पताल में भर्ती थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान अभी भी लखनऊ के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें प्रति मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। कोरोना काल में लोगों को मदद पहुंचाने में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें बीवी श्रीनिवास के अलावा प्रियंका गांधी को भी शामिल किया गया है। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। इसी तरह कुछ और खबरें देख लेते हैं रफ्तार से। श्रीनगर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ये आदेश ईद की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद लिया गया है। जिन जरूरी सेवाओं और दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी, वो भी अगले आदेश तक वापस ले ली गई है। सभी तरह के वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना में आज सुबह 10 बजे से अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सुबह 10 बजे तक लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकारों द्वारा की गई लापरवाही को माना है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आम जनता ही बेफिक्र नहीं हुई, बल्कि सरकारों ने भी ढिलाई बरती। इस दौरान चुनाव भी हुए और कुंभ मेले को भी अनुमति मिली, जिसकी वजह से मामले इस कदर बढ़ गए। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल अब दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर की कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली को केंद्र की तरफ से 623 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी कोरोना के हालात पर सुनवाई जारी रहेगी। आज होने वाली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कोर्ट को ये बताना होगा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड को लेकर क्या स्थिति है। कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी मांगी है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सलाह देते हुए कहा कि आपको मीडिया और नामी गिरामी हस्तियों की मदद लेनी होगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े लोगों की मदद लेकर प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम को आगे बढ़ाइए। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे की ओर से आज दिल्ली हाईकोर्ट में कोविड दवाओं सहित तमाम जरूरी उपकरणों के अवैध तरीके से वितरण को लेकर जवाब दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर इस तरह की राहत बांटने वालों की जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी राज में लोगों को जरूरी दवाएं नहीं मिल रही और जो मदद कर रहा है उससे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है। मेरा पूरा परिवार कोरोना से परेशान है, फिर भी घर पुलिस भेजी जा रही। दिलीप पांडे को बीजेपी नेता हरीश खुराना ने जवाब देते हुए कहा, राजनीति न कीजिए। खुराना ने कहा, क्राइम ब्रांच की टीम हमारे यहां भी आई थी। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के आदेश पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अति उत्साह में फैसला न लेने की सलाह दी है। सरकार ने कहा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि अति उत्साह में लिया गया कोई भी फैसला नुकसानदायक साबित हो सकता है। दिल्ली की खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसके तहत ये तय हो सके कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का सही रेट क्या होगा। इस मामले में आरोपियों के वकील का कहना था कि इस मामले में ना तो जमाखोरी हुई और ना ही कालाबाजारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।